थ्योरम। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर सिस्टम चैप्टर का। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर होता क्या है। तो जैसे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो जो यहाँ पे जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं डिवाइजर। अब जो यहाँ पे आता है वो होता है क्वेश्चन, जो लास्ट में जो बच जाता है ना वो होता है रिमाइंडर। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 25/7 है, तो इसका बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे 25 को, तो क्या करोगे, अब यहाँ पे जो आता है वो होता है क्वेश्चन, तो 7 3 जा 21, तो जो रिमाइंडर बच गया ये होता है, जो रिमाइंडर बचा ये है 4, जो 4 जो है ना ये होगा रिमाइंडर, इसको बोलते हैं एक्चुअल रिमाइंडर। जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं वो होता है ये एक्चुअल वाला रिमाइंडर, बट नेगेटिव हम कभी भी रियल लाइफ में यूज नहीं करते, बट हम नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप मान लो 7 को डिवाइड करें 25 से, तो अगर आप मतलब 7 का कोई ऐसा मल्टीपल निकालते हो जो 25 से बड़ा होगा, जैसे आप 7 4 करते हो 28, वो क्या है 25 से बड़ा है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो जो रिमाइंडर आता है वो होगा नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। इसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है नेगेटिव रिमाइंडर का, बट हम क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं नेगेटिव रिमाइंडर को। तो एक्चुअल रिमाइंडर तो 4 ही होता है। जब नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है अपना, जैसे यहाँ पे हमारा -3 आया है, और तो हम उसको पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम जो डिवाइजर होता है ना उसमें उसको ऐड कर देते हैं नेगेटिव रिमाइंडर में। जैसे यहाँ पे -3 आया ना हमारा नेगेटिव रिमाइंडर, तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए या फिर एक्चुअल रिमाइंडर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइजर को इसमें ऐड कर देंगे, तो +7 कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 4। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर था 4। लास्ट टाइम हमने यूनिट डिजिट में क्या कर रहे थे हम, अगर नेगेटिव जैसे हमारा यूनिट डिजिट आ जाता था उसमें हम 10 ऐड करते थे, ऐसे ही यहाँ पे अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है तो उसको हम उसमें हम डिवाइजर ऐड कर देते हैं। तो हमारे दोनों इंपॉर्टेंट है, हमें दोनों निकाल लेना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर। तो वही उसी की प्रैक्टिस करते हैं पहले। जैसे अगर आपको बोला गया है 37 डिवाइडेड बाय 9, तो इसमें बताओ पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो है 9 का ऐसा मल्टीपल लेना पड़ेगा जो कि इससे छोटा हो, ताकि आपका रिमाइंडर पॉजिटिव आ जाए। तो क्या होगा, 9 4 जा 36, तो जो रिमाइंडर आएगा ये होगा एक्चुअल रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 37 से बड़ा मल्टीपल लेना पड़ेगा 9 का। तो 9 का 37 से बड़ा मल्टीपल कौन सा होगा, 9 5 जा 45, यानी अगर आप माइनस करोगे इसमें से तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा आपका, वो क्या होगा -8। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 37 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आ सकते हैं। एक तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा एक्चुअल रिमाइंडर वो होगा +1, और जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो होगा -8। ऐसे ही एक और देख लेते हैं। जैसे अगर हमें बोला गया है कि हमें निकालना है 55/7, तो इसमें क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 55/7, अब इससे छोटा देखना है 7 का मल्टीपल, तो कौन सा होगा ऐसा, 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर क्या बच गया अपना +6। अब 55 से बड़ा हो ऐसा मल्टीपल देखना है 7 का, तो वो होगा 8 जा पे जाएगा 56, माइनस करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1। तो इसके दो रिमाइंडर हो सकते हैं, एक हो सकता है +6 और एक हो सकता है -1। ऐसे ही अगर हमें निकालना है 45/14 का, तो अब डायरेक्ट निकालते हैं। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, हमें इस 14 का ऐसा मल्टीपल देखना है जो 45 के छोटा हो, तो वो क्या होगा 14 3 जा 42, तो 42 होगा तो अगर रिमाइंडर कितना बचेगा +3। अब इससे बड़ा देखना है, 45 से बड़ा देखना है हमें 14 का मल्टीपल, तो ऐसा कौन सा होगा, 14 4 जा 56 होता है, 56 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो होगा -11। तो ये दो रिमाइंडर आ गए पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे ही अगर मान लो हमें निकालना है 2/3, तो इसमें क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें होगा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा +2, क्योंकि अगर आप डिवाइड करते हो 2 को 3 से तो आपको 0 पे जाएगा, तो अपना रिमाइंडर क्या बचेगा +2। लेकिन अगर हमें नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 पे जाएगा -3, अब क्या आ गया नेगेटिव -1। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और ऐसे करते हैं 23 × 24 डिवाइडेड बाय 9। तो इस केस में कैसे रिमाइंडर निकालेंगे हम ऐसे वाले क्वेश्चन का, तो हमें क्या निकालना है, जैसे ऐसे निकालेंगे हम 23/9 और 24/9, और इनको प्रोडक्ट ही है यहाँ पे बीच में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके रिमाइंडर निकालो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 9 3 जा 9 2 जा 18 होता है, और 18 और 5 23। अब 9 3 जा 27 होता है, और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा -4। देखो जैसे अगर हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 9 को अगर हम इससे छोटा मल्टीपल देखना है तो 9 2 जा 18, अब माइनस करा तो कितना आया 5। लेकिन अगर हमें नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो क्या करेंगे, इससे बड़ा देखेंगे 9 का मल्टीपल, तो कौन सा ऐसा बड़ा मल्टीपल, वो है 3 पे जाएगा 27। अब क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो क्या है -4।
तो हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल क्यों रहे हैं? तो जो सा भी इनमें छोटा आता है, पॉजिटिव छोटा हो या नेगेटिव वाला छोटा रिमाइंडर है, मतलब छोटी वैल्यू 4 जैसे छोटा है ना 5 से, तो हम छोटी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 18 पे जाएगा, 9 टू 18 और ये हो गया +6, और अगर माइनस की बात करें तो -3 होगा। तो हम यहाँ पे दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, पॉजिटिव को कंसीडर कर सकते हैं दोनों को। अगर पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, +6 नहीं, यहाँ पे बचेगा +5 और यहाँ बचेगा +6। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पे रिमाइंडर निकालना होता है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है फाइंड रिमाइंडर ऑफ दिस, इसका रिमाइंडर निकालने के लिए पूछा जाएगा हमसे कि हमें ये गिवन होगा 23/24 डिवाइड बाय 9, तो इसका रिमाइंडर बताओ कैसे होगा। तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे इनको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट इनका सिंगल सिंगल रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर अगर हम ले दोनों का तो ये होगा +5 और ये होगा +6, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तब तक डिवाइड करते रहेंगे, मतलब इसको जब तक ये इससे छोटा नहीं आ जाता, 9 से छोटा नहीं आ जाता तब तक, क्योंकि अगर डिवाइजर से स्मॉल नहीं आएगा रिमाइंडर तो वो बार बार डिवाइड होता रहेगा। तो यहाँ पे अब कितने में जाएगा, 9 3 27 और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा +3। अब हम इसको इसी चीज़ को हम नेगेटिव वाली टर्म से भी निकाल सकते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू लेके निकालें तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। अगर हम लेते हैं नेगेटिव वैल्यू 23 × 24 डिवाइड बाय 9, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं जैसे हमारी -4 और -3 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा -4 और यहाँ पे आएगा -3, तो ये कितना हो जाएगा +12। अब दोबारा करेंगे 9 से डिवाइड, क्योंकि जब तक इससे छोटा नहीं आ जाता ये ऊपर वाली वैल्यू तो तब तक वो रिमाइंडर नहीं माना जाएगा, क्योंकि बार बार डिवाइड होता रहेगा वो। तो अब क्या आएगा रिमाइंडर, यहाँ से भी क्या आएगा +3। आप किसी भी तरीके से निकालो रिमाइंडर आपका +3 आएगा। जैसे अगर मान लो आपको निकालना है, एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है एक नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो वो वैसे निकाल लेते हैं 23 × 24 डिवाइड बाय 9, एक लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू एक लेते हैं नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ से क्या आएगा -15। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब इसको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो दोबारा डिवाइड करेंगे कितने में जाएगा, 9 × 9 यानी -6 आएगा। अब ये दोबारा से डिवाइड नहीं हो सकता, बट नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता कभी भी, तो एक्चुअल रिमाइंडर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर को इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी -6 + 9 हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो आप किसी भी मेथड से निकालो आपका आंसर आएगा 3 ही। अब लास्ट जो बचा हुआ कॉम्बिनेशन वो निकाल लेते हैं एक बार, उससे भी चेक करवा देता हूँ आपको 3 आंसर आएगा। 23 × 24 डिवाइड बाय 9, तो हम लास्ट कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं अपना -4 और 6। तो इस केस में क्या होगा, रिमाइंडर जो आएगा वो होगा -24 डिवाइड बाय 9, ये डिवाइड हो सकता है तो ये जाएगा 18 में, 9 2 18 होता है। या फिर हम नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, या तो इस चीज़ को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर ले लो। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे -3, क्योंकि 27 इससे बड़ा वैल्यू जा सकती है ना 27 पे। जैसे अगर आप डिवाइड करते हो 24 को 9 से, तो आप 3 पे अगर करते हो तो ये होता है -3, तो आप -3 भी रिमाइंडर ले सकते हो यहाँ पे। तो माइनस पहले से था, -3 रिमाइंडर लिया तो ये क्या आ जाएगा 3 रिमाइंडर आएगा, ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा 9 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर लोगे तो क्या होगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर लोगे तो आप, अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर लेना चाहते हो तो ये जाएगा 2 पे, 9 2 18 और हमारा रिमाइंडर आएगा +6 आएगा, तो बाहर माइनस है तो -6 हो जाएगा। अभी माइनस रिमाइंडर नहीं हो सकता तो हमें इसमें फिर डिवाइजर ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 3। तो आप कोई भी केस ले सकते हो, बट आपका आंसर हमेशा 3 आएगा इस केस में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमें बोला गया है कि 121 + 93 डिवाइड बाय 8, तो इस केस में बताना रिमाइंडर क्या होगा। तो इसमें भी हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि आप इसमें लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, ये तो छोटे केसेस है बट ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, क्योंकि पावर वाले क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। आप इसको तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 121 में आप 93 ऐड करोगे 4, ये 214 आ गया, आप इसको 8 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। बट इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आते, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें कैसे करेंगे, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना होगा, 8 1 8, 1 रिमाइंडर बचेगा पॉजिटिव रिमाइंडर। बट नेगेटिव अगर हमें निकालना हो तो क्या निकालेंगे, 121 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 1 8, 4 1 कैरी किया। अब क्या करेंगे, अगर हमें इससे पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना हो तो इससे छोटी वैल्यू लेनी होती है, तो 5 पे सेंड किया था हमने, तो 40 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें नेगेटिव निकालना है तो इससे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो इस 6 पे जाएगा 48। अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा -7। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे भी लेना पड़ेगा इसका भी, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, 8 1 8 9 3, 8 1 8, तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 5, 8 1 8 9 3। अब इसे बड़ा वैल्यू लेनी है,
तो 8 टू 16, तो क्या आएगा -3। तो हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं हमेशा, तो छोटी वैल्यू लेते हैं डायरेक्ट, क्या होगा +1 इंटू -3 डिवाइड बाई 8। तो ये क्या हो गया, -3 हो गया। अब नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, अभी फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा तो रिमाइंडर आ गया, बट ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइजर ऐड कर देंगे, तो -3 + 8 = 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अच्छा, मैंने प्लस का मल्टीप्लाई बना दिया, तो यहाँ प्लस था। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -3 + 1 यानी -2। तो -2 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे, -2 + 8 = 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 130 + 147 डिवाइड बाय 11। तो इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो इसका भी सेम ऐसे निकालेंगे हम, पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं दोनों। आपको पता है 11 × 1 = 11, यहाँ पे 2 0, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 9, या फिर आप कर सकते हो माइनस का 2। यहाँ पे क्या होगा, 11 × 11 3 7, 11 3 = 33, या तो बचेगा प्लस का 4, या फिर होगा 37 आया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे या फिर हो सकता है -7। तो हमें लेने छोटे रिमाइंडर, तो हम लेंगे -2 और 4। तो ये क्या होगा, -2 × 4 जो कि आएगा -8। -8 छोटा है 11 से, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो बट ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम -8 + 11 कर देंगे। तो डिवाइजर को ऐड करना होता है हमें, जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये वैल्यू से छोटी नहीं आ जाती। 11 से छोटी वैल्यू आती ही, अगर वो नेगेटिव है तो उसमें हम डिवाइजर ऐड कर देंगे, यानी 11 को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। मैंने इसमें फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आना है यहाँ पे, प्लस का चाहिए, प्लस लेना है। तो ये क्या होगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे प्लस गिवन है तो प्लस ही करना है हमें, यहाँ पे मल्टीप्लाई बना दिया मैंने, प्लस लेना है यहाँ पे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ओ, आंसर आ जाएगा 2। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बोला गया है 127 ले लेते हैं इस नंबर 127 139 12653 79 18769 डिवाइड बाय 5 बोला गया है। तो इसके से हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा। मैंने कल आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल में कि 5 से डिविजिबल कौन होता है नंबर, अगर उसके लास्ट में होता है या तो 5 हो या 0 हो। 5 या 0 होता है तो डिविजिबल होता है। तो हमें अब यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है। जैसे 139 की बात करूँ तो 139 आपको पता है 5 से कौन सा डिविजिबल होगा, या तो होगा 140 कम्प्लीटली डिविजिबल, या फिर होगा 135, या तो एंड में 0 होना चाहिए या एंड में होना चाहिए 5। तो आप इसके बाद जो नंबर आएगा 0 वाला वो ट्राई कर सकते हो, या फिर इसके जो पास होगा 5 वाला वो ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 125 जो होगा वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, या तो हो सकता है 125 हो या हो सकता है 130। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएंगे, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करते हैं तो वो आएगा 2, और नेगेटिव की बात करते हैं तो वो आएगा -3। ऐसी सेम यहाँ पे 135 होगा और 140 होगा। 135 के केस में क्या आएगा +4, और 140 के केस में आएगा -1। यहाँ पे क्या आएगा +3 और -2, यहाँ पे क्या आएगा +4 और यहाँ पे आएगा -1, या फिर यहाँ पे आएगा ऐसे, यहाँ पे मतलब 18770 होगा यानी -1, या फिर 65 होगा तो वो क्या होगा +4। तो हम छोटे रिमाइंडर से लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ है 1, यहाँ है -2, यहाँ है -1, यहाँ है -1। तो ये -1 क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे -2 × -1 क्या होगा 2, और यहाँ पे 2 है तो 2 × 2 कितना हो गया 4। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं 127 + 139 + 12653 + 79 डिवाइड बाय 5। तो सेम इसमें भी ऐसे ही लगेगा कि अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो आप क्या करोगे, हमें पता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 5 या 0। तो यहाँ पे क्या होगा +2 होगा, छोटा डायरेक्ट निकालेंगे, लिखेंगे इन दोनों। यहाँ पे क्या होगा 40 पास में होगा इसके, तो हम क्या लिखेंगे -1। यहाँ क्या होगा 55 पास में होगा तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट -2। यहाँ पे क्या होगा 80 पास में होगा तो उसको क्या लिखेंगे -1। तो ये छोटी वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख ली है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे 2 -1 -2 -1। तो ये -1 और -1 -2 हो जाएंगे, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 से ये, तो कितना आ गया -2। नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो हमारा क्या होगा इसका आंसर, वो हो जाएगा ये कुछ गलती कर दी शायद मैंने,
127, 139, 12653, 79 को अगर हमने डिवाइड किया तो हाँ ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 और -1 यानी -2। तो नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइजर को ऐड कर देंगे। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 3। अब आते हैं अपने पावर वाले क्वेश्चंस पे, जो आते हैं मतलब एग्जाम में जो बेसिकली आते हैं वो आते हैं पावर वाले क्वेश्चंस। तो पावर वाले क्वेश्चन देखते हैं। 36/7, अगर हम इसको ऐसे सिंपली सोल्व करते हैं तो इसमें क्या है रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर ये या तो हो सकता है पॉजिटिव रिमाइंडर लें +1, या फिर हो सकता है -6। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर आप +1 लोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1, या फिर अगर -6 लोगे तो उसमें +7 करेंगे तो भी आंसर आएगा 1। लेकिन अगर हमें दे रखा हो 36/7 की पावर 2, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका अगर हमें नहीं, ये कंप्लीटली पावर नहीं है, ये दे रखा है बस 36 की पावर 2/7। तो इस केस में कैसे निकालेंगे रिमाइंडर, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे मतलब डायरेक्ट। तो ये कितना आएगा रिमाइंडर इसका +1, तो +1 की अगर पावर 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही वो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमें दे रखा है 25 की पावर 13, 25/13, और 25 की पावर हमें दे रखी है 12 दे रखी है। ठीक है, तो इसको कैसे, जैसे 120 से ऐसी कोई भी पावर दे रखी है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें करना क्या है, इसको डायरेक्ट जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसको सोल्व करना है। इसको डिवाइड करेंगे डायरेक्ट तो क्या होगा, इसके 2 रिमाइंडर आ सकते हैं, या तो आ सकता है मतलब अगर हम डिवाइड करते हैं डायरेक्ट 25, अगर पावर ना होती मान लो तो डायरेक्ट इसको डिवाइड करते हैं हम तो क्या आता 13 2 26, तो नेगेटिव रिमाइंडर आता क्या -1 से छोटा क्या होगा, -1 ही लेंगे डायरेक्ट हम, -1 लिया हमने रिमाइंडर, तो -1 की पावर कर देंगे हम 1 2 6 7। अब ये क्या है, ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर की अगर पावर ओड होती है, ओड है, तो नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड होगी तो वो माइनस साइन आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। बट -1 रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइजर को ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमें गिवन है मान लो 2/9 की पावर 2 की पावर दे रखी है 18, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जैसे अगर आप इसको मान लो ऐसे करोगे तो हमें इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसा देखना होता है कि मतलब 9 का मल्टीपल इसके आसपास हो, मतलब 1 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 2 की ऐसी कोई पावर ढूंढो जो कि 9 के मल्टीपल के आसपास हो। तो ऐसा कौन सा मल्टीपल हो सकता है, 2 की पावर अगर हम करते हैं 3 तो कितना होता है, 8 होता है। 8 तो 9 के पास है ना, हमें पता है 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, मतलब इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना। अगर मैं इसको लिख दूं 2 की पावर 3 इंटू 6, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3 इंटू 6, 3 को मैं अंदर ले गया तो 2 की पावर 3 इंटू 6 हो गया, यहाँ पे डिवाइड बाय 9 हो गया। हमें इस फॉर्म में तोड़ना होता है इसको, इस फॉर्म में ब्रेक करना होता है इसको, कि मतलब जो ये नीचे डिवाइजर गिवन है ना और इसकी जो पावर को हम ब्रेक करेंगे उसमें मतलब वन ही रिमाइंडर बचना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए ट्राई करते हैं ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी निकल जाए। अगर 1 होता है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो इसको हमने अगर इस फॉर्म में तोड़ दिया 2 की पावर 3 ऐसे तोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 6 डिवाइड बाई 9। तो अब यहाँ से क्या रिमाइंडर आएगा, यहाँ रिमाइंडर आएगा -1। अब -1 की पावर 6 है, अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो हम क्या करेंगे, वो पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 की पावर 21 डिवाइड बाई 9, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन मगर सेम तो नहीं है। 2 की पावर 21 डिवाइड बाई 9 इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे सेम ब्रेक करेंगे जैसे लास्ट में ब्रेक किया था हमने। 2 की पावर 3 में तोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है कि जो अगर 9 के जो आसपास जो मल्टीपल है 9 का 1 नहीं है और हम इसको 8 की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, डिवाइड बाई 9 करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 7 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा -1। अब -1 है और पावर ओड है तो क्या होगा नेगेटिव आएगा, तो -1। बट नेगेटिव में आंसर रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा -1 प्लस 9, जो कि आंसर होगा 8। अब देखते हैं ऐसा क्वेश्चन है 7 की पावर, ये वाला एक बार दूसरा ट्राई करते हैं, 3 की पावर 55 डिवाइड बाय 82। तो ऐसे फॉर्म में ब्रेक करना है हमें कि वो इसके आसपास हो, 82 के आसपास हो या 82 का मल्टीपल हो, मल्टीपल के आसपास हो। तो 3 की ऐसी कौन सी पावर है,
अगर आप देखोगे 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 4 कितना होता है 81। तो 81 82 के पास है ना, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे 3 की पावर, अब हमें 4 में ब्रेक करना है, तो 4 का मल्टीपल कौन सा है इसके आसपास, अगर हम चेक करें तो वो होगा 52 होगा, 52 है 4 का मल्टीपल। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 52 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 82। तो अब हम इसको आगे फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 3 की पावर, मतलब हमें 81 ही चाहिए क्योंकि हमें इसके आसपास देखना है, नंबर होना चाहिए या इसके मल्टीपल के आसपास होना चाहिए। तो अब 3 की पावर 4 जो है 81 होता है, तो हमें पता है, तो इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक कर देंगे डिवाइड बाई 82 इंटू 3 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या हो गया 81 हो जाएगा, 81 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 82। तो अब यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे कितना -1। अब -1 की पावर 13 है तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती है तो नेगेटिव आता है। -1 इंटू 3 की पावर 3 यानी 27। तो कितना आ गया -27। ये से छोटा तो है बट ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव है ये, तो हम क्या करेंगे -27 प्लस 82, तो ये क्या आ जाएगा 7 5 12 और ये हो गया 2 और 5 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 55। तो जो रिमाइंडर थ्योरम में आते हैं वो ऐसी क्वेश्चन आते हैं मेनली। तो बाकी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं तो मैं वो आपको असाइनमेंट के अंदर दे दूंगा, असाइनमेंट इसके बाद अपलोड कर दूंगा मैं, वो आपको इसी के नीचे वीडियो पे मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो अब स्टार्ट करते हैं एपीजीपी। सबसे पहले लिखते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो एपी होता है क्या है, एपी एक सीरीज होती है नंबर्स की जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर हम लेट करते हैं होल नंबर की सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी, ऐसी कोई सीरीज है, तो ये क्या है एपी है क्योंकि इसमें क्या है जो कॉमन डिफरेंस है यानी +1, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, तो हर जगह जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है यहाँ पे, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं एपी। जैसे होगा 3 7 11 15 19 23, यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है अपना, हर जगह क्या है 4 का कॉमन डिफरेंस है, तो इस चीज को भी बोलेंगे एपी। जैसे हमें गिवन है -10 -4 2 8 14 20, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कॉमन डिफरेंस कितना है, वो है कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो मैं बोल रहा हूँ है क्या चीज़। तो एक बार कॉमन चीज़ देखते हैं, सबसे जो नॉर्मल हमने स्टार्टिंग में चीज़ लिखी थी वो देखते हैं। जैसे कोई भी चीज़ देखो, एक जैसे ये चीज़ ले ली हमने 3 7 11 15 19 23, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है ना, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं ए से डिनोट करते हैं उसको, तो ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म। एपी की बात कर रहे हैं हम, ये एपी की टर्म है सारी, तो ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म। उसके बाद जो डी होता है डी को डिनोट करता है, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करता है डी, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद अगर बात करूं एल, एल होता है लास्ट टर्म। तो यहाँ पे जो ए है वो उसकी ए की वैल्यू क्या होगी 3, ए होती है फर्स्ट टर्म। डी जो होती है, अगर मैं इसको a1 लेट कर लूँ, इसको a2 लेट कर लूँ, तो जो डी की वैल्यू होती है वो होती है a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंस आता है इस चीज़ का 4। तो जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 आया है वही डिफरेंस आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी सेम है डिफरेंस, तो हर जगह यहाँ पे अगर डिफरेंस सेम होता है तो इसका मतलब है कि ये सीरीज एपी में है। अब लास्ट टर्म जो है एल से डिनोट करते हैं यानी वो है यहाँ पे 23। अब बात करते हैं अगर हमें लास्ट टर्म निकालनी होती है, जैसे nth टर्म बोलते हैं ना, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो an से डिनोट करते हैं nth टर्म को हम, nth टर्म मतलब n नंबर पे जो टर्म होती है उसको बोलते हैं nth टर्म, तो an से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे सेम चीज़ है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है नंबर ऑफ टर्म्स और ये d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो ये तो बेसिक फॉर्मूले थे। जैसे हमें इस वाली एपी की हमसे पूछी गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यहाँ पे 6 टर्म की सीरीज दे रखी है मतलब, तो अगर हमसे पूछी गई इसी सीरीज की बताओ हमें 10th नंबर पे जो टर्म होगी उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो a10 जैसे हमें निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो a10 कैसे निकालेंगे a प्लस 10 माइनस 1 d यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अब a की वैल्यू कितनी गिवन है 3 फर्स्ट टर्म, अब 10 माइनस 1 क्या होगा 9, और कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है हमें, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था a2 माइनस a1 करके, तो 4 आया था, तो 4 होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया
9 4 जा 36 प्लस 3, यानी जो 10th टर्म होगी इस सीरीज की वो होगी 39, यानी ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो 10th टर्म जो आएगी वो आएगी 39। अब जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें एक सीरीज गिवन है 5 5 12 19 26 19 26 अप टू T10। टी डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, मतलब टर्म्स जो है टी वर्ड है टर्म को डिनोट कर रहा है, तो 10 टर्म जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 10। तो हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 10, ठीक है। तो हमसे इसमें वैल्यू पूछी गई है कि आप T10 की वैल्यू बताओ, तो जो टर्म 10 है उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे 10 नंबर पे जो टर्म होगी उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, और हमें बताना है क्या है एक और चीज कि इसका कॉमन डिफरेंस भी बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अगर 10 टर्म निकालें तो हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे a10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a फर्स्ट टर्म यानी 5 प्लस n माइनस 1 यानी 9, और d क्या होगा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जो कि है 7 का। 63 प्लस 5 इज 68। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि जो 10 टर्म होगी वो होगी 68, और कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया था a2 माइनस a1 यानी d क्या हो जाएगा 7। अब इसी में पूछ लेते हैं इस टर्म का मतलब इस सीरीज का सम क्या होगा। तो सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, यहाँ पे एक हो सकती है, दो हो सकती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। AP के n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, AP के n टर्म्स के सम का निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला चेक किया था यहाँ पे कि an जो होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे ओपन करके लिख दूँ, इस वाली चीज़ को अगर मैं ऐसे ओपन करके लिख देता हूँ a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किसका फॉर्मूला है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है सीरीज में तो लास्ट टर्म ही होगी an और फर्स्ट टर्म होगा ये a। तो यहाँ से क्या आता है, इसी से हमने ये डिराइव किया है कि nth टर्म का फॉर्मूला ये भी हो सकता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, -11 -8 -5 2 अप टू सो ऑन। तो इस सीरीज का हमें सम निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है हमें, ठीक है। मतलब हमें निकालना है S10। तो S10 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 यानी 10/2 2a प्लस n माइनस 1d ये होगा। तो कैसे निकालेंगे, n/2 यानी n लिख देता हूँ इसको, n/2 n निकालने का फॉर्मूला होता है Sn। अगर हम बात करते हैं n टर्म निकालने का फॉर्मूला, n टर्म के सम निकालने का फॉर्मूला, तो Sn क्या होता है n/2 2a प्लस में n माइनस 1d। तो अगर हम निकालना सम ऑफ 10 टर्म्स तो क्या होगा 10/2 2a फर्स्ट टर्म क्या है -11 प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, 10 माइनस 1 इज 9, और d की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू क्या होती है a2 माइनस a1। तो यहाँ पे ये a1 है ये a2, तो ऐसे होगा ये, यानी -8 प्लस 11 यानी 3 इसका कॉमन डिफरेंस है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 -22 प्लस 27। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 5 5 5 जा 25। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 25 ऑफ दिस AP सीरीज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में दो दो चीज़ देखने को मिल जाती है AP के अंदर। जैसे हमें गिवन है एक सीरीज 1 4 6 8 5 6 1 4 6 5 11 6 अप टू सो ऑन। तो इसमें हमें बताना है सम ऑफ 100 टर्म्स, हमें निकालना है 100 टर्म्स का सम। तो 100 टर्म्स का सम हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक सीरीज नजर आ रही होगी आपको 4 5 6 वाली, और एक आ रही होगी 1 6 11 वाली। तो एक सीरीज है यहाँ पे जो AP1 है वो है 1 6 11 सो ऑन। AP2 जो है वो है 4 5 6। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म है वो है 4, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1 का। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, जो कॉमन डिफरेंस है वो है 5 का। तो क्या करेंगे, हमें पता है 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो हमें पता है हाफ ऑफ डिवाइडेड AP, तो 50 टर्म्स इसकी होंगी 50 टर्म्स इसकी होंगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एक टर्म इसकी आ रही है दूसरी टर्म दूसरी AP की आ रही है, तो 50 50 टर्म्स होंगी दोनों की।
तो 50 टर्म्स इसकी होंगी, यानी ये अप टू 50 टर्म्स है, इसकी भी 50 टर्म्स है, इसकी भी 50 टर्म्स है। तो हमें क्या करना है, इस वाली एपी का 50 का निकाल लेते हैं, इस वाली का 50 का निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस वाली का 50 का क्या होगा, वो होगा n/2 यानी 50/2, नंबर ऑफ टर्म्स 50 है ना, प्लस n/2 इंटू n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, 2a 2 टाइम्स 1 इज 2 प्लस n-1 यानी 50 - 1 इज 49, डिफरेंस इज 5। इसमें हमें ऐड करना है n/2 यानी वही 25 आएगा, प्लस 2a तो 8 प्लस n-1 d कितना है 1। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 25 कॉमन ले सकते हैं। 25 लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 2 प्लस 49 इंटू 5, ये कितना हो गया यहाँ पे, इसमें हमने प्लस करना है 8 प्लस 49 इंटू 1। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 और 8 को ऐड करते हैं, ये 10 हो गया। यहाँ पे इन दोनों में क्या करते हैं हम, जैसे ये गिवन है 49 इंटू 5 प्लस 49 इंटू 1, तो इसमें क्या करते हैं 49 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो 49 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा, 9 6 जा 6 4 जा 294 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका इन दोनों का क्या आएगा 294, तो ये कितना हो गया टोटल 304 इंटू 25 निकालना है हमें। तो अगर किसी भी नंबर को जैसे 5 की कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे आप मान लो 30 को 30 तो नहीं, 30 तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है कोई भी 5 की मतलब पावर हो, या कोई भी 5 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है हमें, जैसे 5 के मल्टीपल से अगर मल्टीप्लाई करना होता है हमें, जैसे हमें करना है मल्टीप्लाई 21 को 22 को करना है, जैसे हमें लेट कर लो 22 को करना है मल्टीप्लाई 5 से, तो हम कैसे करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 5 को 10/2 यानी इसका डायरेक्ट हाफ कर देंगे 11 और ये हो जाएगा 110। ऐसे ही अगर 25 से किसी को मल्टीप्लाई करना होता तो हम क्या करेंगे, उसमें 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, मतलब जितनी भी 5 की पावर होगी ना यहाँ पे, उसी पावर में यहाँ पे हमें इसको ब्रेक करना है। जैसे 10/2 होगा अगर 5 होगा, तो अगर 25 होगा मतलब इसकी पावर डबल होगी, तो यहाँ पे भी डबल हो, मतलब पावर 2 हो जाएगी इसकी। अगर यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी, नहीं 1 2 5 करोगे तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 जा 28, ये हो गया 2 24 यानी 4 6 8, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 7600। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। हमें बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स ऑफ दैट एपी। अब हमें बताना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ दैट एपी। तो हमें बताना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ दैट एपी। हमें गिवन है सम ऑफ 11 टर्म्स इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स के। तो हम इसको अगर ब्रेक करें तो कैसे लिखेंगे इसको, फॉर्मूला में n/2 होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। अगर इसको भी मैं ब्रेक करता हूँ तो ये क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 d, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 22a प्लस 110d, 9 2 38 इंटू 19 इंटू 18, 19 इंटू 18 करना है हमें, तो कितना होगा 9 8 72, 8 1 8 15, 9 1 2 342 d। अब हमें क्या करना है, ये इधर लेके आएंगे हम 22, तो ये कितना हो गया 16a। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारा आएगा 342d माइनस 110d, ये हो गया 232d। तो हमारे यहाँ से क्या आएगा 16a माइनस 232d इक्वल्स टू 0। यानी अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने कुछ गलती की शायद, 22a प्लस 110d इधर रहते ये, हाँ ठीक है। अब इसको मैं इधर लेके आया तो अच्छा यहाँ माइनस का साइन आएगा तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा ये। इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हो, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, अगर हम इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं तो 2a प्लस ये हो जाएगा 29d इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई ये 2a प्लस 29d इक्वल्स टू 0। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। तो फर्स्ट 30 टर्म्स क्या होंगी, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म का फॉर्मूला होगा n/2 यानी 30/2 यानी 15, 2a प्लस n-1 यानी 29d। अब हमने यहाँ क्या निकाला है 2a प्लस 29d की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 इंटू 0 इज
0। अब जैसे मैंने आपको वहाँ ये बताया था ना कि जो n टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसको, लास्ट टर्म n टर्म को लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म जो होगी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, या फिर इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो n इक्वल्स टू an माइनस a डिवाइड बाई d प्लस 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि कई बार हमें क्या होता है, जैसे हमें सीरीज गिवन होती है, हमें गिवन है 1 2 3 अप टू, ये तो जैसे सीक्वेंस में गिवन है, अगर ऐसे नहीं गिवन होती, मतलब अगर सीक्वेंस में गिवन होती है जैसे 1 2 3 अप टू 30, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स 30 होंगी। बट अगर हमें ऐसे गिवन है 2 4 6 8 10 30 अप टू 30 गिवन है, मतलब तो इस वाले में हमें पता करनी नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगी, तो इसमें भी हम ऐसे निकाल सकते हैं 30 माइनस 2 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 प्लस 1, यानी कितना हो गया 28 डिवाइड बाई 2 यानी 14 14 प्लस 1। ऐसे ही अगर हमें कॉमन डिफरेंस वाले कितने भी कॉमन डिफरेंस हो, जैसे हमें गिवन हो 7 14 21, ऐसे करके कोई भी चीज़ गिवन हो सकती है, तो इसका भी हम निकाल सकते हैं सब में। जैसे यहाँ पे गिवन है, लास्ट गिवन है 42, तो हमें पता करनी है कि कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो कितना हो गया 35 डिवाइड बाई 7 प्लस 1 इज 6। ऐसे आप निकाल सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जैसे अगर आपको दो टर्म्स गिवन है a और b, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो वो होता है a प्लस b बाय 2 इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन के। मीन सुना होगा आपने, वही होता है अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं उसको। दोनों टर्म्स का हाफ कर देते हैं ज्वाइन करके, ऐड करके, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। जैसे हमसे बोल दिया गया 10 और 22 एक एपी की सीरीज है, इसकी हमें निकालना है इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो अरिथमेटिक मीन इसका कैसे होगा, वो होगा 10 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, यानी होगा 32 डिवाइड बाई 2 यानी 16। अब देखते हैं जीपी सीरीज के कुछ फॉर्मूले। जीपी सीरीज होती क्या है, जीपी सीरीज में जैसे वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था ना, तो यहाँ पे जीपी में होता है कॉमन रेशो। यहाँ पे बात करते हैं हम रेशो की। जैसे हमें गिवन है 3 6 12 24 सो ऑन, तो जैसे ये एपी जीपी की सीरीज है, एपी में क्या होता है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम होता है, बट यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये 3 है, ये 6 है, ये 12 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है यहाँ पे, तो ये एपी तो हो नहीं सकती। तो क्या बोलते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को बोलते हैं जीपी, जहाँ पे क्या होता है रेशो सेम होता है। मतलब इसमें जैसे वहाँ पे A1 A2 था ना, वहाँ पे था कॉमन डिफरेंस क्या था A2 माइनस A1, तो यहाँ पे भी इसको बोलते हैं रेशो। कॉमन डिफरेंस था वहाँ पे, यहाँ पे बोलते हैं कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो को डिनोट करते हैं हम, कॉमन रेशो को डिनोट किया जाता है आर से, और ए जो है वो है फर्स्ट टर्म यहाँ पे सेम, और ए एन एन टर्म मतलब लास्ट टर्म होती है एन टर्म। तो जो कॉमन रेशो होता है वो होता है A2 बाई A1, यानी यहाँ पे अगर आर की वैल्यू बात करें तो वो क्या होगा 6/3 या फिर 12/6 या फिर 24/12। तो हर केस में हमें क्या मिलेगा, कॉमन रेशो की जो आर की वैल्यू आएगी वो हर केस में आएगी 2। तो जो एन टर्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे वहाँ पे एन टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पे क्या होता है, वो होता है यहाँ पे फॉर्मूला a r की पावर n माइनस 1। ये होता है एन टर्म का फॉर्मूला जीपी के अंदर, a r की पावर n माइनस 1, जहाँ पे a है फर्स्ट टर्म, r है कॉमन रेशो, n है नंबर ऑफ टर्म्स। अब बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये कब होता है, जब r बड़ा होता है 1 से। s ऑफ n क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। ये कब होता है, जब r छोटा होता है 1 से। अब होता है सम ऑफ इन्फिनिटी, मतलब सम ऑफ जीपी, जीपी की टर्म्स का सम दे रखा है अप टू इन्फिनिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a अपॉन 1 माइनस r। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज हो जाता है बहुत बार। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। जैसे हमें जीपी की सीरीज गिवन है 16 8 4 2 1 1/2 अप टू इन्फिनिटी, तो इसका हमसे सम पूछा गया क्या होगा। तो हमें पता है कि सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है जीपी का, a अपॉन 1 माइनस r। तो हम फर्स्ट टर्म देखेंगे 16 है, पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये सीरीज जीपी में है, तो उसके लिए हम कैसे देखेंगे, a2 बाई A1 इक्वल होना चाहिए इसके A4 बाई A3 यानी 2/4।
तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2 आ रहा है, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ गया। तो मतलब ये जो सीरीज है ये है जीपी में। तो हमें पता चल गया कि जो हमारी आर की वैल्यू है ना वो है 1/2, यानी हमने किया A2/A1, तो 8/16 इज 1/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 16 1/2 यानी 32। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बोला गया है फाइंड वैल्यू ऑफ 25 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसकी अब हमें निकालना है वैल्यू क्या होगी। तो इसका भी हमें पता है कि ये सम ऑफ इन्फिनिटी वाली लगेगा फॉर्मूला। तो सम ऑफ इन्फिनिटी वाला क्या होता है A/1 माइनस आर। तो आर की वैल्यू क्या होगी A2/A1 यानी 1/3। तो यहाँ पे क्या आ गई 1/3 अपॉन में 2/3, तो ये क्या हो गया 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया था जो एपी था वहाँ पे होता है अर्थमेटिक मीन, तो जैसे जीपी में क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अगर टू टर्म्स गिवन है ए और बी, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो इक्वल टू होता है रूट ए बी के। अगर आपको बोला जाए आपको निकालना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 9 27, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 9 27, तो वो होता है जैसे टू वाले केस में अगर टू की बात करें, जैसे हमें निकालना है मान लो हमें निकालना है 9 और 2 का, तो जिसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा वो होगा √2 × 9 यानी √18। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या है, जैसे इस तरीके से दिया होता है एक सीरीज 8 + 88 प्लस ऐसे करके एक सीरीज आती है अप टू इन्फिनिटी। ये जीपी का क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, अगर मैं आपको पहले बेसिक तरीका बताता हूँ इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं 8 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 1 1, क्योंकि ये क्या है 8 × 1, ये 8 × 1 1, 8 × 1 1, ये है 8 × 4 × 1, तो अंदर क्या बचेगा ऐसी बच जाएगी सीरीज अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं, या हम बोल सकते हैं 9 से हम डिवाइड कर दिया और 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा कुछ सीरीज। ये स्टेप्स यही करने पड़ेंगे आपको, फिक्स स्टेप्स यही इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो खासकर मैं आपको लास्ट में शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे आप उसको सोल्व कर सकते हो। एक फॉर्मूला बताऊंगा वो आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद आप जल्दी सोल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो ये आ गया 8/9। अब इसको आप लिख सकते हो 10 - 1, ऐसे ही यहाँ लिख सकते हो 10 स्क्वायर - 1, ऐसे ही 10 क्यूब - 1 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद हम करते हैं जो 10 वाली चीज़ है उसको अलग कर देते हैं, बाकी को अलग कर देते हैं। ये इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए दे रखा है, इन्फिनिटी के लिए नहीं दे रखा है, n नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, तो up to n टर्म्स। ऐसे ही दूसरा क्या है -1 -1 -1 -1 अप टू n टर्म्स। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमें पता है जीपी में ही साफ साफ दिख रहा है हमें जीपी में। तो जीपी के लिए अगर आपको फॉर्मूला पता पूछा जाए कि n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपको जीपी के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वो होता है a की वैल्यू कितनी है 10 r की पावर n - 1। r क्या होगा इसमें 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 यानी 10 r की पावर n - 1। हमें देखना r बड़ा है ना, r बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ n टर्म्स इज a r की पावर n - 1 डिवाइड बाय r - 1। तो डिवाइड करेंगे r - 1 से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 जो है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है। मत अगर हमें बोला होता कि -1 -1 -1 है, अगर -1 3 टाइम्स है तो हम क्या लिख देते डायरेक्ट इसको -1 × 3। लेकिन अब -1 n टाइम्स है तो अब क्या हो जाएगा -1 × n यानी -n। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 8/9, ये हो जाएगा 10 की पावर n + 1 - 10 डिवाइड बाय 9 - n। तो इसका आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, डायरेक्ट आप इसको एक फॉर्मूला खुद ही बना सकते हो। आप अगर आपको बेसिक आता होगा तो आप फॉर्मूला खुद बना लोगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, जो भी यहाँ पे नंबर गिवन है ना, जैसे 8 गिवन है यहाँ पे हर एक केस में 8 का सम 8 के मल्टीपल गिवन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 8 यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर, जो भी यहाँ पे नंबर होगा ना, जैसे 8 है यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है 4 4 4 ऐसे करके भी चीज़ बन सकती है। तो यहाँ पे इसके लिए 4 होगा, तो यहाँ पे कोई जो भी नंबर होगा वो नंबर बाय 9 10 की पावर 10 × 10 की पावर n - 1 डिवाइड बाय 9 - n। एक फॉर्मूला हम यहाँ से डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं। मतलब अगर हमें जैसे ये 4 वाली सीरीज गिवन है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर बाय 9
इंटू 10 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9 माइनस n। डायरेक्ट हम आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें जैसे बॉल का क्वेश्चन आता है, जैसे बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 600 मीटर, 600 मीटर से एक बॉल को थ्रो किया गया है, ठीक है। तो ग्राउंड पे वो बाउंस करती है 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स लास्ट बाउंस, मतलब हर बार 2/3 टाइम्स बाउंस करती है लास्ट टाइम जो भी लास्ट बाउंस हुआ उससे। तो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो जब तक स्टॉप नहीं हो जाती। मतलब एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है 600 मीटर की हाइट से, तो जो बॉल है वो हर बार 2/3 टाइम्स बाउंस करती है लास्ट टाइम जितना भी उसने बाउंस किया उससे। तो एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ क्या है। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द बॉल बाउंस 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स एवरी लास्ट बाउंस, देन कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस द बॉल टिल इट स्टॉप। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मतलब इसमें स्टार्टिंग में क्या था, एक ऐसी थी बॉल थी 600 मीटर हाइट पे, इसको यहाँ से ड्रॉप किया जाता है, ये ड्रॉप होती है बॉल यहाँ पे, फिर ये क्या होती है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है 2/3 टाइम्स हो जाती है। मतलब 600 का अगर 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो अब क्या स्पीड हो जाती है 400 हो जाती है। मतलब पहले जितनी थी उसका अब 2/3 टाइम्स हो जाती है। मतलब पहले 600 थी तो अब कितनी होगी 400 होगी। फिर दोबारा आती है, मतलब बाउंस करके ऐसी तो आएगी ना, एक बॉल ड्रॉप की फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऐसे 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 करते करते लास्ट में स्टॉप हो जाती है। तो ऐसे कुछ रहता है डायग्राम। तो उसके बाद दोबारा अब 400 ऊपर गई है तो 400 ही नीचे आएगी, डिस्टेंस कवर करेगी, तो दोबारा बाउंस करेगी, फिर कितना आएगा 2/3 हो जाएगा, फिर दोबारा तो फिर कितना हो जाएगा 400 का अगर करेंगे दोबारा 2/3 तो अब हो जाएगा 800/3, ऐसे करके होता जाएगा। तो हमें अगर पहले देखें फर्स्ट बाउंस में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो 600 पहले कवर किया था फर्स्ट बाउंस में, अगर डिस्टेंस निकालें तो कितना कवर करा है, तो 600 ये हो गया और 400 ये हो गया, तो कितना होगा टोटल। एक ही वैल्यू अगर हम निकालें, ये जीपी में बन रहा है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे जीपी में कवर हो रहा है डिस्टेंस, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स तक की बात हो रही है ना यहाँ पे, ऐसे 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 करके इनफाइनाइट टर्म्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है वो तो सेम है 2/3 से ही वो मतलब स्पीड घट रही है उसकी। तो हम फर्स्ट जो होगा वो होगा, मतलब ए निकालेंगे तो फर्स्ट वाला कितना होगा, ये वाला राउंड है फर्स्ट राउंड, क्योंकि जो यहाँ से ऊपर तक आई फिर नीचे जा रही है ऐसे है ना, तो 6 पहले कितना होगा 600 प्लस 400 यानी 1000 के बाद कितना होगा 400, उसके बाद कितना होगा, जैसे ये वाला राउंड कंप्लीट माना मैंने, जैसे ऊपर से ड्रॉप किया हमने बॉल तो ये ऊपर तक जो दबाई है ना ये वाला राउंड कंप्लीट माना गया, तो ये यहाँ तक कितना हो गया 100 मतलब 1000 हो गया। उसके बाद कितना है 400 का है, उसके बाद ऊपर जाएगी कितना है 800/3, ऐसे करके ये होती जाएगी, ऐसे करके ये सीरीज बनती जाएगी अप टू इन्फिनिटी। हमें नहीं पता कब जाके बॉल रुकेगी, तो हम इन्फिनिटी ले लेते हैं और फिर हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट जीपी वाला फॉर्मूला लगा के कि a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू यही होगी 2/3। तो डायरेक्ट हमें इसमें इस वाले अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आता है तो हमें कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट हम देखते हैं कि एक वाले डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, क्योंकि एक ही वैल्यू हमें चाहिए होती है, आर तो हमें पता ही है वो हर बार इतना डिक्रीज हो रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो 1000 डिवाइड बाय 1/3 यानी 3000, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3000 मीटर टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगी लास्ट बार बिल्कुल स्टॉप होने से पहले। अब एपीजीपी के बाद बात करते हैं कुछ जनरल सीरीज की। जैसे हमें गिवन है 1 2 3 अप टू n टर्म्स, तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, अगर फॉर्मूला निकालें तो क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स का, मतलब अगर हमसे पूछा गया ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इसका पूछा जाए तो इसका सम क्या होता है, वो होता है इक्वल्स टू n इंटू सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का होता है, जैसे इस चीज का होगा तो क्या होता है वो होता है n इंटू n+1/2। तो जब यहाँ पे n गिवन है ना, वो गिवन n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे ही होता है स्क्वायर वाली सीरीज का सम अप टू n², यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। ऐसी सेम एक फॉर्मूला और होता है, उसमें बात करते हैं हम क्यूब की। ये अभी तो आपको लग रहा होगा कि मतलब बेवजह ही करवा रहा हूं मैं, बट आप जब क्वेश्चंस करोगे तो इनका यूज होता रहता है आपको, तो ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले तो सबको पता होने चाहिए। ये है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स।
सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये होता है इनका सम ऑफ फर्स्ट क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, ये प्रोडक्ट है यहाँ पे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर्स, जो मैंने बात की ना पीछे, ये यहाँ पे भी n जो डिनोट करेगा वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ टर्म्स को, सेम यहाँ पे भी n जो डिनोट कर रहा था वो डिनोट कर रहा था नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, वो होता है n स्क्वायर, n का स्क्वायर होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर्स। अब बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स, वो होता है n इंटू n प्लस 1। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, तो आप इन सबको स्टार मार्क करके लिख लेना, क्योंकि ये यूज होते रहते हैं चीज के जब हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब बात करते हैं जनरल क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम से ही, उसमें क्या पूछा जाता है, हमसे ऐसा पूछते हैं उसमें कि व्हाट शुड वी ऐड टू द प्रोडक्ट ऑफ, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 14 इंटू 16 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आप लॉन्ग मेथड से जाना चाहते हो लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हो, बट इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार आया तक नेट में, बट मैं आपको उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स जो गिवन होता है, तो डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ द होल गिवन टू नंबर्स डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यानी अगर मैं यहाँ पे इसका बात करूँ तो हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस कितना होगा, 16 माइनस 14 इज 2, 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी इसमें 1 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम एक बार करके देख लेते हैं, अगर 14 इंटू 16 का प्रोडक्ट निकालना तो कितना होगा, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 6 10 12, ये होगा 224। अगर 224 में हम 1 ऐड कर देते हैं तो 225 होगा, वो जो कि है 15 का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सही वर्क करता है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमें बोल दिया कोई भी नंबर ले सकते हो आप, जैसे 17 और 23 में, 70 और 23 के प्रोडक्ट में हम क्या कौन सा नंबर ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हमें क्या करना होता है, जो भी होता है इनका डिफरेंस होता है, जो नंबर का डिफरेंस कितना होगा, 23 माइनस 17 इज 6, तो डिफरेंस डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर हम इसमें अगर ऐड करेंगे, यानी 2 और 3 3 9 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मैं आपको एक बार टैली करवा देता हूँ, 17 इंटू 23, 7 2 14 और 3 17 और 2 19, 2 1 2 और 3 391, 391 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो कितना होगा 400, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये वाला मेथड आप याद कर सकते हो, एक छोटी सी चीज़ है, मतलब पूछ ली जाती है कई बार, तो आप इसको क्रैम कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिफरेंस what should be added to the product of the number to make it perfect square, then the answer is difference of the numbers divided by 2 का complete का whole square। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।